स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी 9 को लाइव फाइल करना, किस तरीके से आपको फाइल करनी है डिटेल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रूल्स, क्या कहते हैं, कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं लेटेस्ट, सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सी एनुअल रिटर्न के ऊपर गाइड बनाई है, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि क्या क्या टेबल्स में क्या क्या एंट्रीज आएंगी, क्या केस स्टडीज हैं और लेटेस्ट जो भी चेंजेस आए हैं सभी इसमें कवर किए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले हैं। अब एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 44 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। अब सेक्शन 44 बात करता है और जो रूल्स है, जो रेलेवेंट रूल रहने वाले हैं, रूल 80 बात करता है किस तरीके से आपको क्या क्या फॉर्म दिए जाएंगे, कौन से पर्सन को कौन सी फाइल करनी है, जिसे 9 फाइल करनी है, 9A फाइल करनी है, वैसे 9B फाइल करनी है और किसे 9C फाइल करनी है। डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ये हमें रूल बताता है, सीजीएसटी रूल 80 इस बारे में बात करता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले पढ़ते हैं सेक्शन 44 की तरफ। आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर पहले हम सेक्शन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको रिलेवेंट जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी बताऊंगी कौन सी हैं। देखिए, एनुअल रिटर्न किससे फाइल करनी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, a person paying tax under section 51, 52 or a casual taxable person, non-residential taxable person shall furnish an return which may include a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supplier declared in the return furnished for the financial year। अब क्या कहना चाहता है? जो भी सभी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि ये बात कर रहा है जो हमारे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उनको जीएसटी 9 फाइल करनी है। किसको नहीं करनी है? जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेक्शन 51 के तहत टैक्स पे करता है या 52 के तहत करता है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो उनको जीएसटी 9 फाइल नहीं करनी है, उनके लिए अदर रिटर्न रहने वाली है। और साथ ही उनको जीएसटी 9 फाइल करनी है और जीएसटी 9 फाइल करनी है और 9C फाइल करनी है। 9C पहले क्या थी? हमारी ऑडिटेड थी, आपको सीए किसी से ऑडिट करानी रहती थी। और रिलैक्सेशन दिया है, आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन यानी कि 9C आप फाइल कर सकते हैं। अब जीएसटी 9 फाइल करने के लिए क्या कहना चाह रहा है? रिकंसाइल द वैल्यू ऑफ सप्लायर डिक्लेयर इन द रिटर्न फर्निश ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो आपने रिटर्न फाइल करी है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आप बात करते हैं 2024-25 की आपकी जो रिटर्न है, उसके बेस पर ही जो वैल्यूज हैं वो डिक्लेयर होती हैं। अब सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? इसका सेकंड प्रोविजो कहता है, प्रोविजो कहता है फर्स्ट इसका कि प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। अब इसका प्रोविजो कहता है कि अगर कमिश्नर चाहे तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की क्लास को एग्जेम्प्ट कर सकता है। अब बात करते हैं एग्जेम्प्ट कौन है। फ्रेंड्स, जिन भी पर्सन की टर्नओवर जो है बिलो 2 CR है, तो उनको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है कि उनको जीएसटी 9 फाइल नहीं करनी है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? फ्रेंड्स, इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 for the financial year after the expiry of the period of 3 years from the due date of furnishing the said annual return। फ्रेंड्स, ये नया रूल हमारे इंसर्ट किया गया है। पहले सीजीएसटी एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं था, सेक्शन नहीं था, जिसमें हमें कोई टाइम लिमिटेशंस बताई गई हो कि आप इतनी लिमिट तक फाइल कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड, बहुत बार कि जीएसटी में जो पर्सन है रजिस्ट्रेशन तो ले लेता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना अपनी रिटर्न्स फाइल करता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो है सेक्शन में अमेंड कर दिया गया है कि आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, वेदर जीएसटी 1 हो, जीएसटी 3B हो या जीएसटी 9 हो। अगर वो जो ड्यू डेट से एक्सपायरी हो गई है, 3 साल हो गए हैं, तो आप जीएसटी की रिटर्न्स जो है कंप्लायंसेस नहीं कर पाएंगे। ये हमारे सेक्शन में कोट कर दिया गया है। अगर आपकी कोई रिटर्न पेंडिंग हो तो आप फाइल कर सकते हैं। जीएसटी पे एडवाइजरी भी आई है और मैंने साथ ही साथ इसमें आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, जो भी लेटेस्ट हमारे चेंजेस आते हैं, तो मैंने उसमें इसमें कवर किया है कि जो भी आपके रिटर्न पेंडिंग है तो आप उसको फाइल कर दीजिए। आई होप फ्रेंड्स सेक्शन 44 आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारी ना एक
रूल कहता है एग्रीगेट टर्नओवर, जिन पर्सन की जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर 2 CR से कम है तो वो एग्जेम्प्ट किया गया है उनको जिससे रिटर्न फाइल करने के लिए। अब हमें कौन कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर हम किसे मानेंगे, ये हमें CGST का सेक्शन 2 बात करता है हमें डेफिनेशन के बारे में। उसकी डेफिनेशन नंबर 6 है जो बात करती है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर हम किसे कहेंगे, मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, excluding the value of inward supply on which the tax is payable by a person on the reverse charge basis, यानी कि RCM को इंक्लूड नहीं किया गया है। exempt supply, export of goods or services or both, and interstate supply of person having the same permanent account number, यानी कि सेम पैन नंबर पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो सबको मिला के अगर आपकी टर्नओवर बढ़ जाती है तो आपको जो है उसको एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। किसको हटाया गया है, केवल आरसीएम की अगर कुछ आपने इनवर्ट सप्लाई लिखा है तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन से हटाया गया है। और साथ ही क्या, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे जो भी हमने टैक्स पे किया है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स या आईजीएसटी टैक्स है, तो उस टैक्स को हटा के जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है उसे कंसिडर किया गया है। साथ ही बात करते हैं ऑडिट। अब हमने पढ़ा, पहले हमने ऑडिट करानी रहती थी, उसके डेफिनेशन बात करते हैं 13 means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by registered person under this act and rule made thereunder under any law of the time being enforced to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claim, input tax credit availed and assess his compliances with the provision of this act and rule thereunder। ये डेफिनेशन बात करती है 13। अब हमने सेक्शन देखा कि कौन सा सेक्शन बात करता है, क्या डेफिनेशन है वो हमने देख ली जो हमारे एनुअल रिटर्न से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं क्या हमारे रूल्स, कौन सा रूल बात करता है। हमें सबसे पहले रूल बात करता है रूल 68 जो बात करता है नोटिस टू नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, अगर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास एज पर रूल 68 नोटिस आता है, नोटिस डिफॉल्टर का, इनफॉर्म GSTR 3A। तो आपके पास नोटिस आ सकता है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो देखिए, notice in form 3A shall be issued electronic to the registered person who fails to furnish the return under section 39, under section 44, 45 और 52। यानी कि जो हमारी रिटर्न है सेक्शन 39 में कौन सी रिटर्न फॉलो करती है हमारी GSTR 3B। 1 को क्या है, GSTR 1 हमारी एक स्टेटमेंट है, GSTR 4 हमारी एनुअल रिटर्न है, ये हमारी फाइनल रिटर्न होती है, ये हमारी TDS की रिटर्न होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जीएसटी में किसको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर चाहे और विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की मीटिंग से किसी भी पर्सन को जो है एग्जाम की कैटेगरी में रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिसकी टर्नओवर अप टू 2 CR, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 CR है, उनके लिए एग्जेम्प्ट की गई है जिससे 9 को फाइल करनी। वाई नोटिफिकेशन नंबर 15 जो कि हमारे पास 17 सितंबर 2024 का आई थी, तो अगर जैसे 9 ही नहीं फाइल करनी तो 9C का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। अब जिन पर्सन के टर्नओवर 2 CR से लेके अप टू 5 CR तक है तो उनके लिए जैसे 9 फाइल करनी मैंडेटरी है और 9C उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की जो टर्नओवर है 5 CR से ज्यादा है, यहाँ पे मैं एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोल रही हूँ, टर्नओवर बोल रही हूँ, तो आप रिलेट कर लेना। ये रजिस्टर्ड जो है एग्रीगेट टर्नओवर है यहाँ पे हमें देखनी है पेन वाइज। अगर आप 5 CR से ज्यादा है तो आपको GSTR 9 भी फाइल करनी है और GSTR 9C भी आपको जो है फाइल करनी है। जो ड्यू डेट रहने वाली है हमारी 31 दिसंबर ड्यू डेट है एज ऑफ नाउ। हो सकता है फर्दर कोई एक्सटेंशन आ जाए, लेकिन लास्ट ईयर भी कोई ऐसी हमारे पास कोई एक्सटेंड नहीं हुई डेट, तो आप अपना काम टाइमली कीजिएगा। जो इसकी डेट है आज की डेट में हम अपना जो ये वीडियो बना रहे हैं 31 अक्टूबर को, तो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें कोई एक्सटेंशन की बात की गई हो। तो ड्यू डेट हमारे लिए 31 दिसंबर 2025 रहने वाली है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया रूल 60 बात करता है एनुअल रिटर्न के फॉर्म्स के बारे में, कौन सी रिटर्न किसको फाइल करनी है। देखिए यहाँ पर हमें बात करता है जिस रूल 80 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी हमारे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है उनको GSTR 9 डालनी है, अदर देन जैसे कि हमें पहले मैंने बताया सेक्शन में 44
बात करनी है, किसे नहीं फाइल करनी है? जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेक्शन 51 में पे करता है, 52 में कैजुअल टैक्स पर्सन, इनको जो है और एनआरटीपी को जो है नहीं फाइल करनी है। अदर देन सभी पर्सन को जो है सेक्शन 44 में अपनी रिटर्न फाइल करनी है, GST 9 फाइल करनी है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब 9A किसे फाइल करनी है फ्रेंड्स? 9A हमें फाइल करनी है। 9A हमारा जो है नहीं फाइल होता है। किसे फाइल करने चाहिए? जो भी हमारे कंपोजिशन टैक्स पे पर्सन है, कंपोजिशन पर्सन है जो रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 10, तो उनको अपनी GSTR 4 फाइल करनी होती है, एनुअल रिटर्न GSTR 4 वो फाइल करते हैं। देखिए अब रूल 2 बात करता है इसका, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो कलेक्ट करते हैं टैक्स अंडर सेक्शन 52, उनको जो है GST 9B फाइल करनी रहती है। कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? GST 9B उनको जो है फाइल करनी है। फ्रेंड्स अब सभी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रेफर्ड इन द प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर्सन पेइंग टैक्स 51, 52 कैजुअल टैक्स पर्सन एनआरटीपी whose aggregate turnover during the financial year exceed 5 crore rupees shall also furnish a self-certified reconciliation statement under section 44। और इनको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? GST 9C जो है इनको फाइल करना है, जो इसकी भी ड्यू डेट रहने वाली है 31 दिसंबर 2025 जो है दोनों, यानी कि GST 9 और 9C की जो ड्यू डेट है वो सेम ही रहती है। आई होप फ्रेंड्स यहां तक क्लियर होगा। देखिए अब जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको जो 2 नोटिफिकेशन आपको जो ध्यान में रखनी है इस बार की GST 9 फाइल करते समय, जो नोटिफिकेशन नंबर हमारे पास 15 है, 15/2025 बात करती है एग्जेम्प्ट कि जिन भी पर्सन की टर्नओवर 2 CR है, अप टू 2 CR है, उनको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमसे कोई ना कोई गलतियां हो भी जाती हैं। अगर आपकी GST 9 में कुछ, अगर आपने GST 1 फाइल करते समय, GST 3 भी फाइल करते समय उनका इम्पैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इफेक्ट आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दिखाया है, तो आपको अपनी GST 9 फाइल करनी चाहिए। ऑल्दो आप एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। अगर आप चाहें तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। क्यों फाइल करनी चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आपके पास कोई फ्यूचर में कोई नोटिस आता है या कुछ इस तरह के आपके पास कोई इंक्वायरी की जाती है, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने अपनी रिपोर्टिंग जो है सही से कर दी है। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 15 जो है बात करता है एग्जाम के बारे में। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है, हियर बाय एग्जाम द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the financial year up to 2 CR 2 crore rupees for filing annual return under of the said financial year। ये नोटिफिकेशन आपने ध्यान में रखी। अब नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 बात करता है जो हमारे रूल्स को अमेंड किया गया है। लंबी चौड़ी है हमारी ये नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जो आई थी हमारे पास 37 पेजेस की जो है हमारे पास ये नोटिफिकेशन आई थी। इसमें जो अगर आप नोटिफिकेशन पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने QR कोड यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ से भी आप उसको पूरा स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो GST 9 में जो लेटेस्ट चेंज आए थे वो ही मैंने इस जो है अपनी गाइड में कवर किए हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर 13 है, नोटिफिकेशन नंबर 13 है जो कि 17 सितंबर 2025 में हमारे पास आई थी। इसमें क्या कहा गया देखिए, द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट दिस रूल में बी कॉल्ड द सेंट्रल CGST थर्ड अमेंडमेंट ऑफ 2025। इसमें जो है रूल्स चेंज किए गए थे। पॉइंट नंबर हमें बात करता है, पॉइंट नंबर 9 बात करता है इसका। देखिए मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ, पूरी नोटिफिकेशन देखिए ये हमारे पास लगभग 37 पेज की हमारे पास नोटिफिकेशन है। इसके पैराग्राफ नंबर 9 में जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं हमारे जैसे 9 को लेके उसको कवर किया गया है, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 पे इन द सैड रूल, देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये हमें बात करता है ITC के बारे में। ITC का जो टेबल है 6 के बाद 6A को हमारा जो है इंसर्ट किया गया है। टेंशन ना लीजिए, मैंने पूरी अपने लास्ट में सीरीज में आपको पूरा कवर के बताया है कि कौन सी एंट्रीज कहां पर आई, किस तरीके से आपको उसका इम्पैक्ट दिखाना है। देखिए 7 में जो है हमारे कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सीरियल नंबर 7 में हमारे चेंजेस लाए गए हैं, जो हमें ITC रिवर्सल की बात करता है। जो टेबल हमारा 7 है हमारा ITC रिवर्सल की बात करता है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। साथ ही हमारे जो चेंजेस लाए गए हैं
टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 में ये जो हमारा नया टैब है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड को जो है नया इंसर्ट किया गया है टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14 में अगर आपकी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल 24-25 की 25-26 में दिखाई है, तो उसके ऐसे कोई टैक्स में डिफरेंस आया है तो वो आपको टेबल नंबर 14 में दिखाना रहता है। जो पहले हमें नहीं दिखाना था, वो प्रोविजन नहीं था यहाँ पर दिखाने का, जिसकी मिसमैच कैसे नोटिस आते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिफरेंस का जो है कॉलम नया इंसर्ट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार सिंपल सी भाषा में आपको बता देती हूँ सारे टेबल्स हमें क्या एंड बताते हैं। देखिए, साथ ही यहाँ पे मैंने QR कोड दिया, यहाँ से स्कैन करके आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। देखिए, तो यहाँ से आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सेक्शन 35, हमें जब जीएसटी 9 फाइल करते हैं, हमें अपनी बुक्स किस तरीके से मेंटेन करनी है वो हमें बताता है सेक्शन 35। यहाँ मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आपको प्लेन रीडिंग से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 35 क्या कहता है, क्या है ये, हमारे अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है, किस तरीके से आपको रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करने हैं। साथ ही जो रेलेवेंट रूल है सीजीएसटी रूल्स जो बात करता है 56, 57 और 58। 56 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, की रजिस्टर्ड पर्सन को अपने अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करने चाहिए, वो इस रूल में बताए। अगर आप आपको सिंपल प्लेन रीडिंग से समझ में आ जाएंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं रूल्स को भी बताने लगे वन बाय वन तो वीडियो बहुत लंबी हमारी जो है हो जाएगी। रूल नंबर 57 को आपने ध्यान में रखना है, जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। देखिए, रूल नंबर 58 बात करता है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय ओनर एंड ऑपरेटर टू गो डाउन वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर, किस तरीके से आपको उसको मेंटेन करना है। ये रेलेवेंट रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम मैनुअल पहले सीखने वाले हैं जीएसटी 9 में कितने टेबल्स हैं, फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि जीएसटी 9 आपको लाइव किस तरीके से फाइल करनी है, कौन कौन सी टेबल में क्या क्या एंट्रीज आएंगे, डिटेल में उस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं जीएसटी 9 को आपको किस तरीके से फाइल करनी है। फ्रेंड्स, जीएसटी 9 में टोटल हमारे 19 टेबल है। टोटल कितने टेबल्स हैं? 19 टेबल है। और जो हमारे को जिसकी सेल यानी जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई को आपको दिखाना है टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 हमारी रहती है, और टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11, ये 4 हैं जो आपको आउटवर्ड की टेबल जो है आपको जिसमें रिपोर्टिंग करनी रहती है। अब टेबल नंबर को हमें 4 को किस तरीके से यूज करना है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 4 में आपको कौन सी जो है आउटवर्ड सप्लाई दिखानी है जो हमारी रिलेट करती है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और की, वही आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 में। बात करते हैं टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11। टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में फ्रेंड्स कौन सी हमारी जो है एंट्रीज आती हैं, जो अगर आपने से आउटवर्ड सप्लाई है आपकी, जो इसका इम्पैक्ट आपने बुक्स में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में दिखाया है, तो वही आपको टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में आपको दिखानी होती है। वेदर आपने कोई जो है बढ़ाई हो सेल या आपने सेल घटाई हो, तो दोनों ही चीजें जो है आपको टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में अपनी रिपोर्ट करनी रहती है। और आपको एज यू नो फ्रेंड्स, जब आप हमारे पास टाइम होता है फाइनेंशियल 2024-25 की, अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं या आपको कुछ आईटीसी क्लेम करना रह गया है, तो आप फाइनेंशियल 25-26 के यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर के आप कब तक दिखा सकते हैं? नवंबर 30 नवंबर की रिटर्न तक, यानी कि अक्टूबर की रिटर्न जो आप फाइल करेंगे तब तक आप अपनी गलतियों को जो है यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। और जीएसटी 9 भी आपको अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने के बाद ही जो है अपनी जीएसटी 9 डालनी है। अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें, ताकि आपकी जीएसटी 9 करेक्टली जा सके। फ्रेंड्स, ये मैं टेबल्स आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगी जीएसटी 9 आपको फाइल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ताकि आपकी जीएसटी 9 जब आप
फाइल करने बैठे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का कोई भी आपको दिक्कत ना आए। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक आपको आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बहुत बार क्या होता है हमसे ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो केस स्टडी से समझते हैं कैसे हमें उसको ठीक करना है। जैसे मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने अपनी रजिस्टर 1 फाइल कर दी और जो उन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई है वो दिखाई है 100 रुपीज। सपोज जो उन्होंने टैक्स पे किया है 100 रुपीज पे किया है, और जीएसटी 3B में जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो केवल 80 रुपीज पे किया है। तो उस केस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा, अब इन्होंने क्या किया है, he fails to discharge the balance tax liability 20 rupees during the same और subsequent financial year, यानी कि वो फेल हो गए हैं अपनी, यानी कि 2024-25 में भी नहीं दिखाया और ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 में भी उन्होंने अपनी गलती को ठीक नहीं किया है। तो वो किस तरीके से अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना है, आप अपना जो टैक्स है वो आप DRC 03 से इसको पे कर सकते हैं और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप उसको टेबल नंबर 9 में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट जो है फ्रेंड्स इसका रहने वाला है। देखिए, in this case the table number 4 of GST 9 will remain correct since the data is auto populate in one। जो ऑटो पॉपुलेट डाटा है वो आपका ठीक है, लेकिन आपने जो GST 3B में जो गवर्नमेंट को टैक्स कम दिया है तो उसको कम पे करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी GST 1 में आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है तो डिफरेंट टैक्स लायबिलिटीज आप DRC 03 से पे करेंगे और एनुअल रिटर्न में उसको करेक्टली आप दिखाएंगे। देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट ऑन GST 9 टेबल नंबर 9 पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। टेबल नंबर 9 डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर will also be affected by the adjustment and tax paid subsequently through DRC 03 must be reflected appropriately in the tables and ensure the accurate reconciliation GST 1, 3B and GST 9। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लेटेस्ट जो हमारा चेंज आया है GST नोटिफिकेशन नंबर 13 के द्वारा, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आपको पे करना है, जो आप इस तरह का डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंस आपने पेबल जो आपने GST 9 में तो रिपोर्ट ठीक किया है लेकिन आपने GST 3B में उसको गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया है, तो यहाँ पर जो भी आपने डिफरेंशियल टैक्स है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर होगा। केस नंबर 2 देखते हैं, आउटवर्ड से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। केस नंबर 2 है कि आपने एक्सेस टैक्स पे किया है GST 3B में एज कंपेयर टू GST 1, यानी कि आपने GST 3, पहले हमारा केस क्या था कि आपने GST 1 में रिपोर्टिंग ठीक करी है लेकिन GST 3B में आपने जो है गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि आपने GST 3B में ज्यादा टैक्स पे कर दिया लेकिन 1 में आपने GST में जो टैक्स है वो कम दिखाया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केस क्या बनता है, जैसे मिस्टर राम है, he has filed GST 1 and showing outward supply of suppose 100 rupees tax, however in GST 3B he has erroneously paid tax 120 rupees, यानी कि GST 1 में जो है उन्होंने 100 रुपीज दिखाया है और GST 3B में उन्होंने जो टैक्स दिखाया है वो 120 रुपीज जो है उन्होंने टैक्स दिखाया है। इस केस में क्या होगा, he has not, अब उन्होंने क्या किया है कि he has not adjusted और claim his एक्सेस पेमेंट इधर इन द फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उन्होंने 24-25 में भी नहीं दिखाया और ना ही 25-26 के नवंबर तक के रिटर्न में जो है उन्होंने, यानी कि अक्टूबर तक के रिटर्न में उन्होंने नहीं दिखाया। तो इस केस में अब हम GST 9 किस तरीके से फाइल करेंगे, क्या ट्रीटमेंट हमारा इसमें रहने वाला है। देखिए ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इन दिस केस टेबल 4 में हमारा क्या है, GST 9 विल रिमेन एक्यूरेट, क्योंकि वो तो हमारे ठीक है, हमने 3B में गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा पे किया है तो आपकी GST 9 के टेबल 4 में से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। This discrepancy arise because of excess tax payment made through GST 3B। अब आपको क्या एक्शन लेना है, इसमें GST 9 में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एक्सेस टैक्स पे किया है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए since the excess tax was paid in GST 3B but not adjusted or claimed in subsequent tax period, the taxpayer should not make any change in GST 9 data। आपको GST 9 में कुछ भी नहीं करना है। The GST 9 must continue to reflect the actual figures, that is 100 rupees, to recover the excess amount to be paid by taxpayer
में फाइल अ रिफंड, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि आपने जो है टैक्सेस जो है एक्सेस पे कर दिया। हमारे केस में हमारा छोटा सा ही अमाउंट था, लेकिन हो सकता है किसी का बड़ा अमाउंट हो, तो इस केस में क्या करना है, आपको रिफंड क्लेम करना है। ऑल्दो मुश्किल होता है गवर्नमेंट से रिफंड लेना, लेकिन प्रोविजन क्या रहेगा, आपको उस केस में रिफंड ही क्लेम करना रहेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है जो जीएसटी 9 है वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, नॉट अ रेक्टिफिकेशन फॉर्म। आप उसमें कुछ गलतियां नहीं ठीक कर सकते, आप उसको रिकंसाइल करके आप उसको बता रहे हैं। आप जीएसटी 9 में गलतियां नहीं ठीक कर सकते। गलतियां ठीक करने के लिए आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो है ईयर है उसके लिए टाइम दिया गया है, अप्रैल टू अक्टूबर तक की रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि 30 नवंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। अपनी गलतियों को ठीक करके ही आपको जीएसटी 9 जो है फाइल करनी है। Hence, no adjustment for excess tax payment in GST 9. The correct compliance क्या होगा आपको कि आप जो है RFD 01 के लिए इसको अप्लाई करें। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि टेबल जो हमें जीएसटी 9 फाइल करनी है, जीएसटी 9 के हमारे जो 4 ही टेबल रहते हैं आउटवर्ड सप्लाई के, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11 जो है हमारे जीएसटी 9 के जो है आउटवर्ड सप्लाई हमें इसमें रिपोर्टिंग करनी रहती है। साथ ही टेबल नंबर हमारा 17 है जिसमें आपको HSN समरी डालनी रहती है, जो कि मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी डालनी है। तक आपको समझ में आया है जीएसटी 9 कि आपको किस तरीके से टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज आने वाली है, किस तरीके से आपको फाइल करना है, क्या रूल्स हैं, क्या हमारे अमेंडमेंट आए हैं, कौन सी नोटिफिकेशंस को आपको ध्यान में रखना है, डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर बताया।